गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने लोगों ने द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे लुईस 16 ने अपना प्रपोजल किसके स्टेट्स की मीटिंग में रखा, कैसे ई स्टेट्स की मीटिंग के अंदर जो वोटिंग जो का जो तरीका था वो गलत था, जिसकी वजह से उन्होंने जो थर्ड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिमांड की कि इसकी वोटिंग राइट्स की। देन राजा ने जब उनके प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली थी और फिर नेशनल असेंबली बनाने के बाद उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो लोगों ने कसम खा ली थी। अब्बे सैयर और मैस्क्यू के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। लेकिन हम ये लोग देखते हैं कि जिस समय पे ये जो नेशनल असेंबली के लोग थे ये क्या कर रहे थे, मीटिंग ये लोग क्या कर रहे थे, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। उस समय पर सोसाइटी क्या कर रही थी, सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था, वो हम लोग इस सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। तो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पार्ट सेकंड, क्लियर है। While the National Assembly was busy to versailize drafting a constitution, जब वो वर्सलाइज में क्या बिजी थी, क्या करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट बनाने में। कौन? नेशनल असेंबली। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलाइज में ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस वाज अ टर्मोइल, तो उस समय पर फ्रांस के अंदर जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा विचित्र थी, बहुत ज़्यादा टर्मोइल थी, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थी। क्लियर है। वो हम देखते हैं अस्त व्यस्त क्यों थी कि उस समय पर क्या हुआ, हार्श विंटर हुआ। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। हार्श विंटर मैंने आपको पहले बता दिया था। हार्श विंटर जब हो हार्श विंटर हुआ, हार्श विंटर होने की वजह से सब्सटेंस क्राइसिस वहाँ पे आए। सब्सटेंस क्राइसिस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्सटेंस क्राइसिस यानी कि वो सिचुएशन जब हमें बेसिक नीड्स ऑफ लिविंगहुड भी नहीं मिल पाए, जो हमें बेसिक जरूरतें हमारी वो भी ना मिल पाए। क्लियर है। तो हार्श विंटर हुआ, हार्श विंटर की वजह से क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। अब देखिएगा जब हार्श विंटर हुआ, हार्श विंटर की वजह से क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ है, तो बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या होगा, चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्राइसिस हो गए पूरी कंट्री के अंदर। यानी कि पूरी कंट्री के अंदर लोग क्या थे, जो ब्रेड की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे खाना वगैरह मिला करता था, राशन की शॉप हुआ करती थी, वहाँ पर लोग आपस में झगड़ना शुरू कर दिए, आपस में झगड़ रहे थे लोग। क्लियर है। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो लोग पैसे वाले थे थोड़े से और जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, उन्होंने क्या करना, ब्रेड वगैरह स्टोर करना, होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट किया कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुए, जो लोग थे फ्रांस के, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट्स के लोग थे, वो आपस में क्या करने लग गए, झगड़ने लग गए। और झगड़ जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ने लग गए, तो किंग ने क्या ऑर्डर किया, किंग ने अपनी ट्रुप को वहाँ पर भेजा। क्लियर है। किंग इन कंट्री, सॉरी, किंग इन कंट्री में आएगा, किंग सेंड ट्रूप्स इन कंट्री। क्लियर है। यानी कि आपको जैसे बताया था मैंने बेटा, अब इसको बिल्कुल फर्स्ट वाली वीडियो के पास आप लेके जाइए कि मैंने जैसे बताया था कि राजा ने अपनी सेना भेजी कहाँ पर, पेरिस के अंदर। अब देखिएगा कि राजा ने सेना किस लिए भेजी थी, राजा ने सेना इसलिए भेजी थी कि जो क्राउड है जो आपस में झगड़ रहा है, किसकी वजह से, ब्रेड, जब उसको ब्रेड नहीं मिल पा रहा, उसको राशन की शॉप नहीं, चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो आपस में जो झगड़ रहा है उसको रोकने के लिए राजा ने क्या भेजी थी, अपनी ट्रुप को भेजा था। लेकिन वहां पर लोगों ने इसको, वहां पर रूमर क्या फैल गई थी, वहां रूमर ये फैल गई थी कि ये ट्रुप किस लिए आई है, हम लोगों को मारने के लिए आई है। और जब उन लोगों के बीच में ये रूमर फैल गई, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, वो जो क्राउड थी, वो जो एलिवेटेड, जो एंग्री क्राउड थी, उस एंग्री क्राउड ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किसके ऊपर, बेस्टली के ऊपर। तो अब समझ में आया जो आपने शुरू फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि फर्स्ट वीडियो के अंदर जो बेस्टली के ऊपर जो अटैक किया था क्राउड ने, वो क्यों किया। क्लियर है। उसके पीछे रीजन समझ में आया कि बैड हार्वेस्ट हुआ, बैड क्राइसिस कंट्री के अंदर क्रिएट हो गए। राजा ने अपनी ट्रुप भेजी कंट्री के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या, रूमर फैल गई वहाँ पे, लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने अंडर मिस्टेक कर दिया। लोगों ने क्या सोचा कि ये हमें क्या करने हैं, मारने के लिए आए हैं। और लोगों ने क्या किया, एलिगेटेड क्राउडेड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टली। क्लियर है। लोगों ने क्या कर दिया, बेस्टली के ऊपर अटैक कर दिया और उस बेस्टली को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारा रेवोल्यूशन क्या होता है, खत्म नहीं होता, यहाँ से हमारा रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर। यहाँ से रेवोल्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद में कुछ कई सारे इवेंट्स उस रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं, तो हम देखते हैं और क्या क्या इवेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो पीजेंट्स फीयर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ मैन्योर। अब देखिएगा मैन्योर क्या है वो समझिएगा कि जो वो जो कंट्री के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड मैनर्स बोलते थे उनको, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जो पैसे वाले रिच पर्सन हुआ करते थे, वो रिच पर्सन क्या किया करते थे, वो रिच पर्सन जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, लोगों ने ये अटैक तो कर दिया राजा के ऊपर, राजा की शक्तियां कम होने लग गई। लेकिन इनको डर था कि ये जो मैनोर्स हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वहाँ ये रूमर फैल गई थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो मैनोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी अलग से आर्मी रख रहे हैं, आर्मी बना रहे हैं, और वो आर्मी बनाकर हमारे ऊपर क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले, वो हमारी फसलों को जलाने
वाले हैं। क्लियर है? दोबारा दोबारा समझिए बेटा कि वहाँ पर एक तो ये बास्टली में तो उन्होंने अटैक कर दिया, किसने? थर्ड स्टेट के लोगों ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उनको इस चीज़ का डर था कि जो मैनोर्स हैं वो कुछ ना करें। मैनोर्स कौन थे? मैनोर्स जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। क्लियर है? वो क्योंकि वहाँ पर एक रूमर ये फैल गई थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी अलग से आर्मी रख रहे हैं और वो आर्मी रखकर क्या कर रहे हैं, वो हमारी फसल वगैरह को जलाएंगे। क्लियर है? तो पीजेंट्स फियर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ मैनोर्स, वो डर था उनको किसके? एक्शन ऑफ मैनोर्स का, कि मैनोर्स पता नहीं क्या करेंगे। तो इस मैनोर्स के डर की वजह से वो क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। किस पर? अटैक ऑन चैटिक्यू। चैटिक्यू क्या है कि फ्रांस शब्द है, फ्रांस शब्द बोलते हैं। चैटिक्यू क्या होता है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनके जो महल वगैरह थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के जो घर वगैरह थे उन पर ये लोग क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरी कंट्री के अंदर क्या हो रहा था? होल कंट्री वाज इन द मूड ऑफ रिवॉल्ट, यानी पूरी कंट्री के अंदर रिवॉल्ट हो रहे थे। कभी कहीं पे हो गया, कभी कहीं पे हो गया, अलग अलग जगहों पर रिवॉल्ट्स हो रहे थे। तो इससे क्या होता है? लुईस 16 वगैरह परेशान हो रहे थे कि रिवॉल्ट्स को वो रोक नहीं पा रहे थे। तो आगे चल के क्या होता है? लुईस 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। अब जब लुईस 16 को समझ में आ गया कि अभी इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता, अब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी, तब लुईस 16 ने क्या अपनाया? लुईस 16 ने जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी किसके द्वारा? थर्ड स्टेट्स के लोगों के द्वारा, उस असेंबली को क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया, मान ली उनकी बात और उनको मान लिया कि हाँ आप नेशनल असेंबली हैं। और उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी किसने मान लिया? लुईस 16 ने मान लिया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो राजा की पास जो शक्तियाँ थी उनको क्या कर दिया गया? मिनिमाइज कर दिया गया, उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया और वो शक्तियाँ किसके पास पहुँच गई? नेशनल असेंबली के पास। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस नेशनल असेंबली के अंदर कौन से लोग डोमिनेट कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। नेशनल असेंबली के अंदर कौन से लोग हैं? नेशनल असेंबली के अंदर थर्ड स्टेट्स के वो लोग हैं जो थोड़े से कैसे थे? प्रॉस्पियस और एजुकेटेड थे। ठीक है? ये ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि आगे इस चीज़ का नेशनल असेंबली का जिक्र आएगा तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर? तो लुईस 16 रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली, लुईस 16 ने रिकॉग्नाइज कर लिया किसको? नेशनल असेंबली को, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही नेशनल असेंबली के पास पावर आती है, ये पावर आती है 4 अगस्त को, 4 अगस्त। क्लियर? और जैसे इसके पास पावर आती है नेशनल असेंबली के पास में, ये नेशनल असेंबली क्या करने का शुरू कर देती है? कुछ ऑर्डर्स वगैरह निकालना शुरू कर देती है। उन ऑर्डर्स में क्या करती है? पावर्स वर टेकन फ्रॉम द क्लर्जी, ये क्लर्जी वगैरह से पावर्स वगैरह लेना शुरू कर देती है। क्लर्जी आपको पता है कौन? जो चर्च के जो लोग हुआ करते हैं, चर्च के अंदर जो पादरी वगैरह हुआ, प्रीस्ट वगैरह हुआ करते हैं, जिनको जो क्या दी गई थी? कुछ शक्तियाँ दी गई थी, जो इनके पास जो चर्चेस को कुछ ज़मीनें वगैरह दी गई थी, उन सारी ज़मीनों को ये लेना शुरू कर देते हैं और ज़मीनों को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं? प्रीजेंट्स के बीच में। क्लियर है? तो पावर्स वर टेकन फ्रॉम द क्लर्जी से पावर्स ले ली जाती हैं। 33 जो टेस्ट था, 33 जो टैक्स था आपको मैंने बताया था, 33 कौन सा टैक्स था? जो चर्चेस लिया करते थे, और ये कितना होता था? 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ध्यान है? तो इस 33 टैक्स को क्या कर दिया गया? एबलाइज्ड कर दिया गया। यानी कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है? आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमने ये तो देख लिया कि क्लर्जी वगैरह पर क्या इफेक्ट आया, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि जो राजा था उस राजा पर क्या इफेक्ट आया। यानी कि अब हम लोग आगे जो वीडियो में पढ़ेंगे वो हम किस फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे? फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अभी तक कौन सा था? एब्सोल्यूट मोनार्च, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सारी शक्ति किसके पास थी? राजा के पास थी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के अंदर, वो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि अब जो राजा है, राजा के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।